यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, जिंदगी की राह में एक रोशनी अंधेर में बिखरा गया कोई, जिंदगी की राह में। नमस्कार। स्पिरिट ऑफ इम्बाइब की पेशकश वे दिन की अगली कड़ी लेकर के मैं हाजिर हूँ। आपका फिर से बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं किसकी ज़िंदगी से कौन टकरा गया। इंटरप्रेटर जीसस मारिया। उसने नींद से बोझिल आंखों से मेरी ओर देखा। वह एक अधेड़ स्त्री थी जिसने नीले रंग का रेशमी वर्किंग गाउन पहन रखा था। जब मैं भीतर आया था वह रिसेप्शन के काउंटर पर सिर टिकाकर ऊँघ रही थी। उसकी कुर्सी के पीछे एक काले बोर्ड पर चौक से होटल के कमरों के नंबर लिखे थे। हर नंबर की खूंटी पर अलग अलग कमरों की चाबियां लटक रही थीं। जब कभी रिसेप्शन रूम का दरवाज़ा खुलता, सुबह की हल्की धूप बोर्ड पर सरक आती। नंबर छिप जाते, लेकिन पीतल की चाबियां बर्फ़ के छोटे छोटे ऑसिकल्स सी झिलमिलाने लगती। जीसस मारिया, उसने दोबारा कहा। क्या वे अभी अपने कमरों में हैं? मैंने पूछा। किस नंबर के लोग? स्त्री ने झल्लाई सी दृष्टि से मेरी ओर देखा। उसकी भौहों के सफ़ेद भूरे बाल पलकों पर झुकाए थे। मैंने नामों की वह लिस्ट उसके सामने रख दी जो कल टूरिस्ट ऑफिस से मुझे मिली थी। उसने एक सरसरी सी दृष्टि लिस्ट पर डाली। वह शायद पहले से ही उनके बारे में जानती थी। इन दिनों बहुत कम विदेशी टूरिस्ट होटल में ठहरते थे। जो लोग आते थे उनके बारे में होटल को पहले से ही टूरिस्ट एजेंसी से सूचना मिल जाती थी। उसने तनिक कौतूहल से मेरी ओर देखा। अरे वे लोग तो कल ही पहाड़ों पर चले गए। मैं कुछ भी न समझ सका। वह शायद मेरे विस्मय को ताड़ गई। वे स्कीइंग करने के लिए आए थे। प्राग में 2 दिन ठहर कर वे कॉर्कोनोशे चले गए हैं, उसने मुझे समझाते हुए कहा। लेकिन कल मिस्टर जैक्सन ने मुझसे मिस्टर जैक्सन, उन्हें कुछ नहीं मालूम। उसने रुमाल निकालकर नाक सिनकते हुए कहा। तुम समझते हो ये जर्मन टूरिस्ट इंटरप्रेटर के सहारे दुनिया की सैर करते हैं? अरे वे ऑस्ट्रियन है, मैंने कहा। ऑस्ट्रियन? स्त्री ने मेरी ओर देखा, फिर दोबारा लिस्ट की ओर। वह दुविधा में पड़ गई। देखो, मुझे नहीं मालूम वे ऑस्ट्रियन है या जर्मन, लेकिन तुम एक बार होटल के डाइनिंग रूम में उन्हें देख सकते हो। वे इस समय नाश्ता ले रहे होंगे। ये लोग बाद में आए थे। मुझे भी नहीं मालूम कि ये अलग आए हैं या दूसरे टूरिस्टों के साथ। तुम चाहो तो उनसे पूछ सकते हो। डाइनिंग रूम किस तरफ है? सीधे भीतर चले जाओ, फिर दाईं तरफ, उसने कहा। मैंने उसे धन्यवाद दिया और रिसेप्शन रूम का दरवाज़ा खोलकर होटल के भीतर चला आया। भीतर धुंधलका सा था। सिर्फ ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के पास एक बत्ती जल रही थी। दाईं ओर एक छोटा सा गोल कमरा था। बीच की एक जगह खाली थी। मेज़ों और कुर्सियां सिर्फ एक किनारे पर खिड़कियों के पास लगी थीं। खिड़कियों के लंबे मखमली पर्दे उठा दिए गए थे, लेकिन शीशों पर मैली राख सा कोहरा जमा था। यदि पर्दे भी ना उठाए जाते तो भी शायद कमरे के पीले धुंधलके में कोई अंतर नहीं पड़ता। डाइनिंग हॉल में पहले क्षण मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा कि शायद मैं किसी गलत कमरे में आ गया हूँ। मैं वापस मुड़ने वाला ही था कि दरवाजे से एक वेटर तेज़ी से मेरे सामने आकर ठिठक गया। क्या आप चैडोक टूरिस्ट ब्यूरो से आए हैं? हाँ, मैंने कहा। वे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी दृष्टि उसकी उंगली की दिशा की में उड़ गई। हॉल में पीछे की तरफ एक छोटा सा स्टेज था जिसे मैंने नहीं देखा था। स्टेज पर एक पियानो रखा था और उसके पीछे कुछ और कुर्सियां रखी थीं जिनकी ओर जल्दी में मेरा ध्यान नहीं गया था। अगर आप चाहें तो मैं आपकी कॉफ़ी ले आऊँगा। आप कुछ खाएंगे भी? वेटर ने कहा। नहीं, अभी कुछ नहीं, मैंने कहा। पहली बार मुझे चैडॉक के प्रतिनिधि की हैसियत का अनुमान लगा। ऐसी स्थिति में मुझे अपने हुलीगन कोट पर थोड़ी सी लज्जा आई। मुझे कम से कम आज के दिन उसे नहीं पहनना चाहिए था। अगर मुझे उसका कुछ भी एहसास होता तो मैं फ्रांस से उसकी चमड़े की जैकेट ले सकता था जो उसने पश्चिमी बर्लिन से खरीदी थी। क्या मैं आपको वहाँ ले जाऊँ? वेटर ने मुझे असमंजस में पड़ा देखकर पूछा। नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। मैं तेज़ी से उस ओर बढ़ गया जहाँ पियानो रखा था। एक विचित्र है
कि आज जब मैं उस क्षण को दोबारा लौटाने की कोशिश करता हूँ तो कुछ भी याद नहीं आता, ना अंधेरे में डूबा स्टेज, ना पियानो। जो चीज़ वापस लौटती है वह है सफ़ेद नीरव आलोक। डाइनिंग हॉल के पीछे धुंधलके से अलग उस कोने में इतनी रोशनी जमा हो सकती है, मैंने कल्पना नहीं की थी। यह रोशनी भी थी, कहना कठिन है। एक ख़ास किस्म की उज्ज्वल सफ़ेदी, जैसे बर्फ़ का म्लान ठंडापन बाहर ही रह गया हो, लेकिन उसकी तीखी सफ़ेद छाया भीतर चली आई हो। कुर्सियों के इर्द गिर्द, मेज़ की टांगों पर, हर जगह। स्टेज के पीछे पहुंचकर मैं सहसा ठिठक गया। मेज़ से हटकर खिड़की के पास एक छोटा सा लड़का खड़ा था। वह अपनी उंगली से खिड़की के लंबे शीशे पर जमा कोहरा जम गया था आड़ी तिरछी रेखाएं खींच रहा था। उसके लंबे भूरे बाल कंधों पर घिराए थे, जैसे छोटी लड़कियों के बाल होते हैं। मैं उसे लड़की ही समझ लेता अगर उसने निकर और छोटा कोट न पहना होता। उसने मेरी ओर देखा और सहसा उसकी उंगलियां शीशे पर ठहर गईं। एक क्षण तक वह सहमा सा मेरी ओर निहारता रहा, फिर उसने बिना मुड़े दूसरे हाथ से कुर्सी पर बैठी लड़की के कंधों को छुआ। मुझे लगा वह चौंक सी गई है। उसने पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा और तब वह खड़ी हो गई। मैंने जल्दी से दस्ताने उतार कर हाथ आगे बढ़ा दिया। मैं चैडोक से आया हूँ, मैंने कहा। उसने हाथ मिलाया, किंतु वह अब भी अनिश्चित भाव से मुझे देख रही थी। तब सहसा मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैं हड़बड़ा कर मैं चेक बोलने लगा था और वह कुछ भी नहीं समझ सकी थी। मैंने वही वाक्य दोबारा अंग्रेज़ी में दोहराया। इस बार शायद वह कुछ समझ गई। हालांकि मैं बिल्कुल निश्चिंत नहीं हो सका। वह सिर्फ हंसने लगी थी, ऐसी हंसी जो मन को ज़्यादा आश्वस्त नहीं करती। उसने बैठने के लिए खाली कुर्सी की ओर इशारा किया। एक क्षण के लिए मुझे भ्रम हुआ कि शायद वह अंग्रेज़ी भी नहीं जानती। इस समय तक वह एक शब्द भी नहीं बोली थी। वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी थी। खिड़की के पास ही हीटर लगा था। बैठने से पहले मैंने अपना डफल कोट उतारा, फिर मफलर। उन दोनों की आंखें मुझ पर टिकी थीं। वह लड़का उससे सटकर खड़ा हो गया था। इस बीच मेरी कॉफ़ी मेज़ पर आ गई। क्या आप कुछ पिएंगी? मैंने पूछा। नहीं, हमने अभी कुछ देर पहले नाश्ता लिया है, उसने कहा। उसने अंग्रेज़ी में कहा था, काफ़ी धीरे धीरे, हर शब्द पर जोर डालकर, एक अजीब सी एक्सेंट के साथ जो मैंने पहली बार सुना था। फ्रांस को भी अंग्रेज़ी आती थी, लेकिन वह बिल्कुल दूसरे ढंग से बोलता था। हम कल ही वियना से आए थे। और भी कुछ लोग हैं। हम में से किसी को इस देश की ज़ुबान नहीं आती। वह धीरे से हंस दी। मुझे लगा वह बहुत ध्यान से मेरी ओर देख रही है। बाकी लोग कहाँ हैं? वे कल ही पहाड़ों पर चले गए स्कीइंग के लिए। आप नहीं गईं? मैं कुछ दिन प्राग में रहना चाहती थी। क्या आप पहले भी आ चुकी हैं? हाँ, 3 साल पहले, उसने कहा, लेकिन बहुत कम अरसे के लिए। मुझे अब कुछ भी याद नहीं रहा। कल जब हम यहाँ स्टेशन से आए थे तो मुझे यह बिल्कुल नया शहर लग रहा था, शायद मौसम की वजह से। उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा। उसकी आंखें स्थिर थीं, चमकती हुई लेकिन अजीब सी ठंडी। बाल उज्जवल भूरे थे। वे चेहरे के दोनों ओर सिमट आए थे, कोनों और गालों को छिपाते हुए। उनके बीच उसका चेहरा बहुत उत्सुक और उजला सा लगता था। होठों पर गहरी लिपस्टिक थी। कल आप क्या करती रहीं? मैंने पूछा। खास कुछ नहीं, हम होटल के कमरे से बाहर नहीं गए। दिन भर में यहाँ पढ़ती रही। उसने अपने बैग से एक छोटी सी पॉकेट बुक बाहर निकालकर मेरे सामने सरका दी। मैंने टाइटल पढ़ा, चेक जर्मन कन्वर्सेशन। आप थोड़ी बहुत चेक समझ लेती हैं? मैंने पूछा। नहीं, लेकिन मैं रशियन सीखी है। वह भी ज़्यादा नहीं, कभी कभी 2-4 शब्द समझ में आ जाते हैं। आप यहीं प्राग में रहते हैं? हाँ, पिछले 3 वर्षों से, मैंने कहा। मैंने उसे अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताया। उसे यह जानकर काफ़ी विस्मय हुआ कि यहाँ मेरा घर नहीं है। वह देर तक मुझसे प्राग के बारे में पूछती रही। अभी तक उसे वो चर्च याद थे जहाँ वह पिछली बार गई थी, हालांकि उनके नाम उसे याद नहीं रहे थे। जब वह मुझे उनकी रूपरेखा या स्थिति के बारे में बताने लगती तब मुझे उनका हल्का सा अनुमान लग जाता। सेंट वॉइट्स के बारे में उसकी स्मृति बिल्कुल सही थी, क्योंकि वह पहाड़ी पर था, कौशल के पास। दूसरी चीज़ जो उसे ठीक से याद थी, यहूदियों की पुरानी सिमेट्री थी। मुझे अब भी वह हॉन्ट करती है, उसने कहा। उसका स्वर कुछ धीमा सा हो गया था। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी उम्र मुझे ज़्यादा नहीं लगी, हालांकि उसके बारे में निश्चित रूप से कोई भी अनुमान लगाना असंभव था।
उसकी पलकें बहुत घनी थीं। जब कभी वह बातें करते हुए हंसने लगती, उनकी धूमिल छाया उसके सफ़ेद कपोलों पर कांपने लगती थी। मैंने उसे बताया कि सिमेट्री उनके होटल के से ज़्यादा दूर नहीं है, हम किसी भी समय वहाँ जा सकते हैं। इस बीच में लड़के को भूल सा गया था। वह अब खिड़की के शीशे पर लकीरें नहीं खींच रहा था। अब शायद यह असंभव भी नहीं था। बाहर धूप निकल आई थी। उसके ताप से खिड़की पर जमा कोहरा पिघलने लगा था और अब उसे अंगुली से नहीं काटा जा सकता था। कॉफ़ी पीने के बाद मैंने सिगरेट के लिए जेब में हाथ डाला। पैकेट ओवरकोट की जेब में छूट गया था। मैं हैंगर की ओर मुड़ा। आपको सिगरेट चाहिए? मेरे पास है। उसने अपना पैकेट मेरी सामने बढ़ा दिया। मैंने पहले उसकी फिर अपनी सिगरेट जला ली। हम लोग कल आपका इंतज़ार करते रहे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। किस लिए? मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हम लोगों को कुछ चीज़ें खरीदनी थीं। दुकानों के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम था। भाषा की भी दिक्कत थी, उसने कहा। लेकिन टूरिस्ट एजेंसी ने मुझे कल रात ही आपके बारे में बताया, मैंने कहा। मैंने उसे बताया कि किस तरह यहाँ कभी कभी व्यर्थ की उलझनें उत्पन्न हो जाती हैं। जब मैंने उसे सुबह की घटना सुनाई, ऑस्ट्रियन और जर्मन के भेद के बारे में, तब वह अपनी हंसी नहीं रोक सकी। अगर आप चाहें तो अभी चीज़ें खरीद सकते हैं, मैंने कहा। क्या आप खाली हैं? मैंने उसकी ओर देखा। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ आया हूँ, मैंने कहा। उसके चेहरे पर एक हल्का सा संकोच घिराया। मुझे भी कुछ दुविधा सी हुई। मैं चाहता था कि वह मेरे काम के बारे में स्पष्ट और सहज हो सके, इसलिए मैं शुरू में इस ओर संकेत करना चाहता था। क्या हमें यहाँ से बहुत दूर जाना होगा? आपका होटल शहर के बीच में है। आपके पास प्राग का नक्शा है? हाँ, कल ही मुझे मिला था, लेकिन नक्शे में मुझे कुछ नहीं पता चलता। उसने अपनी सिगरेट एस्ट्रे में बुझा दी। उसकी उंगलियां मुझे काफ़ी अस्थिर सी लगीं, कुछ असंभव ढंग से अस्थिर, जो एक फिजूल सी बेचैनी उत्पन्न कर देती हैं। हम खड़े हो गए। मैं अपना ओवरकोट पहनने लगा। मीता, लड़की ने बच्चे को बुलाया। वह एकदम अपना खेल छोड़कर उसके पास आकर खड़ा हो गया। लगता था वह बहुत देर से इस आवाज़ की प्रतीक्षा कर रहा हो। क्या तुम बाहर चलोगे? वह उसके लंबे भूरे बालों से खेलने लगी थी। वह अनिश्चित सा उसकी ओर देखने लगा, मानो तय न कर पा रहा हो कि किस बात से ज़्यादा प्रसन्न होगी, उसके जाने से या ना जाने से। मुझे यह कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं अक्सर बच्चों की ज़िद देखते आया हूँ। जहाँ ज़िद न हो वहाँ बचपन हो सकता है, यह मुझे अस्वाभाविक सा लगता है। हम जल्दी वापस आ जाएंगे, तुम चाहो तो यहीं रह सकते हो, उसने कहा। वह अब भी उसके बालों से खेल रही थी। लड़का चुप रहा। वह समझ गया था। वह इस समय समझ का आदी था, ऐसा लगता था। यह आ सकता है, उसने मेरी ओर देखा। थकेगा तो नहीं? नहीं, हमें ज़्यादा नहीं चलना होगा, मैंने कहा। मुझे लगा जैसे वह यह चाहती भी है, जैसे अनजाने में मैंने स्वयं उस बच्चे का रुख अपना लिया है कि वह जिस बात से प्रसन्न होगी मुझे वही बात कहनी चाहिए। क्या मैं उसे ले आऊं? उसने पूछा। किसे? मैंने उसकी ओर देखा। आपके नक्शे के लिए कहा था। वह मेरे कमरे में है। अभी मैं आपके संग हूँ, मैंने हंसकर कहा। अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने लड़के के गले में मफलर कसकर बांध दिया। फिर उसने जेब से एक स्लेटी रंग का ऊनी स्कार्फ निकाला और उसे अपने बालों पर लपेटने लगी। स्कार्फ के पीछे कुछ बाल अब भी अंधबंधे रह गए थे, छोटे और भूरे, जिनके बीच उसका चेहरा किसी मैगजीन के कवर सा लग रहा था, कोरा, सफ़ेद और अस्वाभाविक रूप से उज्जवल। होटल के पोर्च से निकलकर हम बाहर आ गए। आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कुछ उत्सुकताएं बनी होंगी। बहुत शुक्रिया। नमस्कार।